हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। मैं तुम्हारा संदीप सर। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फोकस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर और उसके मेजरमेंट्स पर। तो चलो शुरू करते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि जब भी प्राइस किसी भी कमोडिटी का, हमने यहां पर लिया हुआ है कमोडिटी एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, अगर ये बढ़ता है तो डिमांडेड क्वांटिटी उस कमोडिटी एक्स का घट जाता है, और अगर प्राइस कमोडिटी एक्स का घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी का बढ़ जाता है। मतलब ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांडेड क्वांटिटी घटेगा और घटने से बढ़ेगा। मतलब ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज स्टेटेड। किस डायरेक्शन में डिमांडेड क्वांटिटी चेंज करेगा जब भी प्राइस चेंज करेगा, यह बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। ये नहीं बताता, क्या नहीं बताता, व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बढ़ता है ये बताता है जब प्राइस घटेगा, घटता है ये बताता है जब प्राइस बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इट इज नॉट स्टेटेड कि जब भी प्राइस चेंज करेगा उस कमोडिटी का तो डिमांडेड क्वांटिटी कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द टर्म कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एक डिमांड का एक एस्पेक्ट है जो रिलेटेड है डिमांडेड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कैसे चेंज करता है, दैट इज द स्टेटेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। वी नो दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड ओनली बाय द प्राइस। सिर्फ इसके प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है, बट ये इनकम कंज्यूमर्स का कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। प्राइस रिलेटेड गुड्स का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज करता है तो डिमांड भी चेंज करेगा। इनकम कंज्यूमर्स का चेंज करेगा तो डिमांड भी चेंज करेगा। मतलब कोई भी कमोडिटी का डिमांड मेनली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, उसी कमोडिटी का प्राइस बाजार में कितना है, दूसरा कंज्यूमर्स का इनकम कितना है, और तीसरा प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कितना है। अगर कोई भी फैक्टर्स इनमें से चेंज कर जाता है तो डिमांड उस कमोडिटी का चेंज करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि तीन हमारा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एक हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी, एक हमारा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक हमारा है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ये किस पर डिपेंड करता है कि फैक्टर्स जो भी है जो क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज करता है वो कौन सा फैक्टर है, प्राइस है या इनकम है या प्राइस रिलेटेड गुड्स का है। तीन कंसेप्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, किसका, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू change in its own price of related goods and change in the income of the consumers। मतलब ये अब एक्सटेंट का मेजरमेंट करता है टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमारा मेन है क्या, पहला प्राइस, दूसरा प्राइस रिलेटेड गुड्स का, और तीसरा इनकम कंज्यूमर्स का। अगर क्वांटिटी डिमांडेड का मेजरमेंट हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला, अगर क्वांटिटी जो डिमांडेड का चेंज होता है, इफ इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, तो इसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब तीन कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। पहला
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज का तो कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कंज्यूमर्स के इनकम के रिस्पेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर मेजरमेंट करेंगे एक्सटेंट का तो इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन द सिमिलर मैनर इट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अगर प्राइस चेंज करता है और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर जाता है तो कितना चेंज करता है, कितना घटता है या बढ़ता है, वो जो एक्सटेंट है मेजरमेंट का क्वांटिटी डिमांडेड का विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ई और ये फिक्स लगाते हैं नीचे में सुपरस्क्रिप्ट, दैट इज पी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को? इट इज कैलकुलेटेड एट द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दोनों का जो रेशियो है ये हमें बताएगा कि व्हाट इज द सिंपल वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके 5 एस्पेक्ट्स पर आते हैं। क्या हमारा 5 डिग्रीज है? पहला इलास्टिक डिमांड, दूसरा इन इलास्टिक, तीसरा यूनिट इलास्टिक, चौथा परफेक्टली इलास्टिक और पांचवा परफेक्टली इन इलास्टिक। कंडीशंस क्या है अब वो पांचों केस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर अपर पार्ट मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अधिक होगा। सपोज कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा है 20% एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सपोज दिस इज 10%, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? दैट इज 2, मीन्स इट इज मोर देन 1। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फिगर में जब इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो एक फ्लैटर कर्व होगा। देखो ये हमारा है चेंज इन प्राइस का जो डिफरेंस एंड दिस इज ए चेंज इन क्वांटिटी। ये जो हमारा जो डिफरेंस है ग्राफ में ज्यादा है, मतलब शो करेगा कि वैल्यू हमेशा इसका 1 से ज्यादा होगा। डिमांड ये है इलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व डी। नाउ सेकेंड केस, अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज प्राइस से कम होगा। सपोज कहते हैं 10% हमारा है ये क्वांटिटी डिमांडेड का चेंजेस और प्राइस चेंजेस सपोज दिस इज 20%, दिस इज इक्वल टू 0.5, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम होगा और ऐसे को हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव डिमांड नहीं है। इसे अगर फिगर में दिखाएंगे तो क्या होगा? स्टीप स्लोप का एक कर्व है हमारा डी इस फिगर में जो बताता है कि देखो ये प्राइस चेंज है और ये क्वांटिटी का चेंज है। क्वांटिटी का चेंज ग्राफ में कम है, प्राइस का चेंज ज्यादा है, मतलब जो वैल्यू होगा इलास्टिसिटी का वो हमारा क्या होगा? लेस देन 1, मींस एक स्टीप कर्व अगर होगा तो ये इलास्टिक डिमांड ज्यादा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। थर्ड वन इज अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का और परसेंटेज चेंज प्राइस का दोनों का बराबर होगा। सपोज 10% प्राइस चेंज किया, 10% क्वांटिटी चेंज किया, व्हाट इज इट्स वैल्यू? दैट इज इक्वल टू 1, मींस इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और इसे हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक, थर्ड डिग्री मेजरमेंट का। इंटरस्टिक डिमांड कहते हैं ये हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा मेकिंग इक्वल डिग्री ऑफ एंगल विथ बोथ द एक्सिस। ये हमारा प्राइस का चेंज है, ये हमारा क्वांटिटी का चेंज है, ग्राफिकली दो दे आर द सेम, तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा यहाँ पर? इक्वल टू 1। केस होगा यूनिट इलास्टिक डिमांड का। फोर्थ वन, अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का 0 होगा, है ना, तो वैसी स्थिति में इलास्टिसिटी का वैल्यू जो हमारा होगा वो 0 होगा और ऐसे वो कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। वैसे डिमांड कर्व में ये जो लाइन हमारा होगा डिमांड कर्व
पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज प्राइस एक्सिस होगा। मतलब प्राइस में चेंजेस है बट नो चेंज इन द डिमांडेड क्वांटिटी, एंड दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये हमारा चौथा और पांचवा केस है कि अगर परसेंटेज चेंज प्राइस का जीरो होगा एंड इवन दो देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा हमारा इन्फिनिटी, और ये केस होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसे में डिमांड कर्व हमारा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस क्वांटिटी एक्सिस, और ये हमें बताता क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी इज देयर इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हमारा 5 सिचुएशंस है या 5 डिग्री है मेजरमेंट। अब अगर पांचों फिगर्स को हम एक साथ एक फिगर में कंबाइन करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे ये हमारा डिमांड कर्व, अगर ये हमारा ऐसे है, ये हमारा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या देखते हैं, वैल्यू 0 था यहां एंड दिस इज वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा डिमांड कर्व तो इलास्टिसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका अपोजिट भी है, अगर ये हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करें, दैट इज कॉल्ड ए क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इन्फिनिटी से आता है 0 पर। मतलब अगर डिमांड कर्व का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होगा वो घटता चला जाएगा। दूसरा क्या है कि जितना डिमांड कर्व फ्लैटर होगा, दिस इज द मोर फ्लैटर कर्व विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व, यहां पे वैल्यू मोर देन 1, यहां वैल्यू लेस देन 1। स्टीपर इज द कर्व, इलास्टिसिटी इज लेस, फ्लैटर इज द कर्व, और जेंटल स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा इलास्टिसिटी का। ये हमारा है तीसरा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, डिमांड कर्व डी डी, अगर ये हमारा पैरेलल होगा तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, इट्स इन्फिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। और ये वर्टिकल लाइन है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज प्राइस एक्सिस। अगर डिमांड कर्व होगा पैरेलल तो ये केस होगा परफेक्टली इनइलास्टिक का, और वैल्यू इसका हमारा 0 होगा। ये था हमारा डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 5 सिचुएशंस। अब आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स पर। 3 मेथड्स हमारा है। पहला हमारा है प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं और परसेंटेज मेथड, ये हम आते हैं डेफिनेशन से ही आते हैं। सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड हमारा है, और थर्ड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड कहते हैं। इस मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दोनों का जो रेशियो लेते हैं वो हमें देता है फिगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, कि चेंज इन डिमांड कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल डिमांड से और इनटू 100 निकल जाएगा हमारा क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100 कैंसिल कर दिया। तो सपोज कहते हैं इनिशियल क्वांटिटी हमारा है Q0, फाइनल क्वांटिटी है Q1, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो गया दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी दैट इज Q0। और ये हमारा क्या, अगर प्राइस ओरिजिनल P0 है और फाइनल प्राइस जो हमारा है P1 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा चेंज इन प्राइस और डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। तो अब ये हमारा रेशियो हम आ गया क्या, Q1 माइनस Q0 का मतलब डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और P1 माइनस P0 का मतलब डेल्टा P। अरेंज कर लेंगे तो क्या आया फॉर्मूला हमारा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P0 Q0। मतलब ये चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये हमारा जो है ना डेल्टा Q बाई डेल्टा P, अगर हम डिमांड कब अगर देखेंगे ना, दिस इज डिमांड कब, यहाँ पर हमारा प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, दिस इज द डिमांड कब। जो भी डेल्टा P बाई डेल्टा Q होता है ये कहलाएगा इस डिमांड कर्व का स्लोप, है ना। मैथमेटिकली
इसका हमारा रेसिप्रोकल फॉर्मेट है, मींस 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू द प्राइस एंड क्वांटिटी रेशियो, दैट इज ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो, और इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये भी हमारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब हम आते हैं इसके सिचुएशंस पर। सपोज कहते हैं अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा घटेगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड, तो डेल्टा पी हमारा पॉजिटिव होगा और डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी का, ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा पी यहां पर नेगेटिव होगा और डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। अगेन दिस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी जो रेशियो हमारा ये होगा, ये हमारा फिर नेगेटिव होगा। मतलब दोनों सिचुएशन में क्या देखते हैं कि ऑलवेज ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हमेशा नेगेटिव है, दिस कंपोनेंट इज नेगेटिव। मतलब इलास्टिसिटी जो डिमांड का हम कैलकुलेट करेंगे इस परसेंट मेथड से या परसेंटेज मेथड से, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड। जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरमेंट करते हैं परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड से, एक प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं कि किसे बेस ले, इनिशियल वाला या फाइनल क्वांटिटी को बेस ले, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को। यहां पर एक एग्जांपल से हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कहते हैं इनिशियल प्राइस है ₹4 पर यूनिट, फाइनल प्राइस इज ₹6 पर यूनिट, डेल्टा पी इज इक्वल टू दैट इज 6 - 4 दैट इज 2। ठीक है, क्वांटिटी इनिशियल हमारा है 120 यूनिट्स, फाइनल क्वांटिटी दैट इज Q1 80 यूनिट्स, डेल्टा Q हो गया हमारा -40। अब इस फॉर्मूले को हमारा अगर यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा पी मीन्स -40/2 और 4/120, तो वैल्यू हमारा आता है 0.6666, 0.82 0.67 आया। इलास्टिसिटी का वैल्यू हमारा ये नेगेटिव वैल्यू आया हमारा 0.67। अब इसका उल्टा रिवर्स कंडीशंस करते हैं। यहां पे हमारा था प्राइस इंक्रीज का, नाउ सपोज प्राइस हमारा फॉल करता है। नाउ ओरिजिनल प्राइस और इनिशियल प्राइस इज ₹6 पर यूनिट, फाइनल प्राइस इज ₹4 पर यूनिट, then the delta P is equal to -2, that is 4 - 6 - 2। अब अगर क्वांटिटी इनिशियल हमारा है 80 यूनिट्स और 120 यूनिट्स हमारा है फाइनल क्वांटिटी, तो डेल्टा Q हमारा कितना आ जाएगा 120 - 80 दैट इज 40, दैट इज +40। अब इसे फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं, तो देन वी गेट द वैल्यू दैट इज 1.5 -1.5। लुक एट द टू फिगर्स, सेम सिचुएशन, एक में सिर्फ प्राइस का हमारा यहां इंक्रीज है, सेकेंड में प्राइस का डिक्रीज है, बट द टू डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द सेम कमोडिटी फॉर द सेम प्राइस चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो वैल्यू हमारा हुआ 2। इसी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं परसेंटेज मेथड में जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं मिड पॉइंट मेथड से यूज करते हैं, जिसमें एवरेज प्राइस का और क्वांटिटी दोनों का हम कैलकुलेट करते हैं एंड सिंपली कैलकुलेट द दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे निकालेंगे, ये जो हमने लिखा ना P0 जगह पर, देखो P0 + P1/2 और Q0 जगह पर Q0 + P1 Q1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आया, डेल्टा Q बाई डेल्टा P, P0 + P1 और Q0 + Q1। ये हमारा कहलाता है मिड पॉइंट मेथड। माने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मिड पॉइंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें दोनों का एवरेज वैल्यू लेते हैं, प्राइस का भी और क्वांटिटी का, मतलब इनिशियल प्राइस फाइनल प्राइस दोनों का कैलकुलेशंस है इस फॉर्मूला में, कैलकुलेशंस में। अब आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम एक फिगर यूज करते हैं डिमांड कर्व पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा, इसका मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मेथड और ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट मेथड, क्योंकि डिमांड कर्व पर किसी एक पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालते हैं। सिंपल, यहां पर हमने इस फिगर में क्या लिया, ए बी जो हमारा है वो डिमांड कर्व है, सी जो है ये मिड पॉइंट है डिमांड कर्व का, मतलब AC इज इक्वल टू BC। अब फॉर्मूला हमारा क्या है,
डिमांड इलास्टिसिटी निकालने का कि जो भी पॉइंट किसी भी डिमांड कर्व पर होगा वो डिमांड कर्व को दो डिवाइड करेगा, दो सेक्शंस में, दो सेगमेंट में। एक हमारा हो गया इस पॉइंट के नीचे का पार्ट, उसको कहते हैं लोअर सेगमेंट। एक हो गया इसके ऊपर का पार्ट कर्व का, उसको अपर सेगमेंट कहते हैं। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों का जो रेशियो है इसे हम कहते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। इस मेथड से निकालते कैसे हैं, ये दोनों सेगमेंट्स का हम रेशियो लेते हैं। डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट कितना है वो ऊपर लिखते हैं, अपर सेगमेंट उसको नीचे लिखते हैं, दोनों का रेशियो। दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। सपोज इस पॉइंट, इस कर्व में ए पॉइंट पर, ए कर्व पर का हमारा लोअर सेगमेंट ए बी है, अपर सेगमेंट कुछ नहीं है, जीरो है। दिस इज ए बी बाई जीरो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। एट पॉइंट सपोज दिस इज बी, बी पर हमारा क्या है, लोअर पार्ट जीरो है, अपर पार्ट इज होल द डिमांड कर्व ए बी, वैल्यू इज जीरो। इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर अगर डिमांड कर्व पर कोई पॉइंट होगा तो उसका वैल्यू होगा जीरो। नाउ एट द मिड पॉइंट दैट इज सी, ये हमारा क्या है, बी सी बाई ए सी, दोनों का सेगमेंट लेंथ इक्वल है तो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 1। और डी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट हमारा कितना है बी डी और अपर सेगमेंट ए डी है, तो दोनों का रेशियो हमारा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि बी डी इज ग्रेटर देन ए डी, तो रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, मीन्स इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से अधिक होगा। और इस पॉइंट ई पर लोअर सेगमेंट बीई, अपर सेगमेंट एई है, तो इन दोनों का रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि बीई जो है स्मॉलर सेगमेंट है और एई अपर जो हमारा पार्ट है वो बिगर सेगमेंट है, तो दोनों का रेशियो लेस देन 1 होगा। मतलब ये जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है, किसी भी डिमांड कर्व पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा ये मेजरमेंट करता है। मतलब ये हमें नहीं बताता एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, डिमांड कर्व पर वैल्यू कितना होगा इलास्टिसिटी का, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, जो भी होगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो 0.5 होगा, 0.6 होगा, कितना होगा ये नहीं बताता। ये हमारा है ज्योमेट्रिक मेथड। अब आते हैं थर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट पर, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर प्राइस चेंज करता है तो देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज करता है, बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता। उस बेसिस पर हम इलास्टिसिटी का कैलकुलेशंस करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशंस यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यूज का कैलकुलेशंस है कि वो हमारा मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1। अगर मोर देन 1 होगा तो कहेंगे ये इलास्टिक है, लेस देन 1 होगा तो इनलास्टिक है, इक्वल टू 1 होगा तो यूनिट इलास्टिक हमारा है। तो फर्स्ट केस हमारा है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जो निकलता है हमारा, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज करता है, मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 होगा। वो होगा केस इन इलास्टिक हमारा डिमांड का। जैसे प्राइस था 10, प्राइस बढ़ गया 12 रुपया हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 9 पर आ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले था 100, अब हो गया 108 रुपया, बढ़ गया, मतलब प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंसेस भी बढ़ा। ये केस हमारा है इन इलास्टिक डिमांड का। दूसरा केस हमारा सेकंड केस कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करता है, मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंस घटेगा या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंसेस बढ़ेगा, देन द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और डिमांड को कहेंगे इलास्टिक डिमांड है। जैसे यहाँ पे टेबल में देखते हैं कि प्राइस 10 से हो गया 12 रुपया, तो पहले डिमांडेड था 10 यूनिट का, अब हो गया 8 यूनिट, तो एक्सपेंस हो गया 100 रुपया से हो गया 96 रुपीज़ घट गया, मतलब प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंसेस घट गया। ये केस हमारा है इलास्टिक डिमांड का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और थर्ड कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, चाहे दाम बढ़े या घटे, किसी भी सिचुएशन में अगर टोटल एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहता है तो कहते हैं इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा। केस है हमारा यूनिट इलास्टिक का, मतलब देखो प्राइस 10 रुपया से 12 हो गया तो 6 यूनिट से 5 पर हो गया, दोनों ही केसेस में 60 रुपीज़ का खर्च है। एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस। ये हमारा केस है यूनिट इलास्टिक डिमांड का। यही 3 सिचुएशंस है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ बताता है
कि डिमांड इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या यूनिट इलास्टिक होगा, कितना वैल्यू होगा इलास्टिसिटी का, वो एग्जैक्ट वैल्यू का मेजरमेंट इस मेथड से हम नहीं करते। सिर्फ चेंज के बेसिस पर हम बताते हैं कि इलास्टिक, इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक होगा। इसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्मेट में अगर हम पेश करें तो ये हमारा कर्व जो लाइन आता है ऐसे ना, ये अपर पार्ट जो हमारा है वो लेस देन 1 शो करता है, मीन्स ये इनइलास्टिक डिमांड है। प्राइस देखो बढ़ता है और एक्सपेंसेस भी बढ़ता है, ये है लेस देन 1। इस लोअर पार्ट में प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंसेस घटता है, मोर देन 1 इलास्टिक डिमांड है। और ये जो सिचुएशंस है, हमारा प्राइस जो भी रहता है ये बढ़ा घटा जो भी, एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये केस है हमारा यूनिट इलास्टिक का। इसको ग्राफिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा मेथड जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड्स हमारा है मेजरमेंट का, दैट इज प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। दैट्स ऑल अबाउट द प्राइस, elasticity of demand. See you again in the next video, and thank you very much for watching this video.